अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हमने अपना यूनिट 5 की तमाम एक्सरसाइजेस को कवर करना है। अच्छा, यूनिट 5 के अंदर हमारे पास चैप्टर का नाम है माय बैंक अकाउंट। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज है 1 से लेके 7 तक, तो तमाम एक्सरसाइजेस करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स वाली है, तो वो मैं सेपरेटली कराऊंगा। तो आप लिखिएगा माय बैंक अकाउंट क्वेश्चन आंसर्स एमी इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो एक्सरसाइजेस है वो तमाम मैं आज कराऊंगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट लेते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप इस चीज़ को जो है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि जब भी आप बैंक में जाते हो एक आप जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, जबकि आपको पता है कि करना क्या है, लेकिन गलतियां हो जाती हैं चेक लिखने में या दूसरी चीज़ों में। तो बैंक का इन्वायरमेंट ही कुछ इस तरह का होता है कि अगर इंसान उसमें जाए तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो ही जाता है, क्योंकि बहुत खामोश इन्वायरमेंट होता है ना, इसलिए। अच्छा, क्योंकि बैंक में बड़ी खामोशी भी होती है। अच्छा, तो सबसे पहली एक्सरसाइज करते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे बेस करता है कि बैंक का इन्वायरमेंट कैसे किसी को कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। बैंक का इन्वायरमेंट कैसे किसी को कंफ्यूज कर सकता है। और आपको पता होगा कि बैंक में मोबाइल यूज़ करना भी अलाउ नहीं होता, ना ही फ़ोन पे बात करना, ना ही मैसेज वगैरह करना अलाउ नहीं होता। अगर आप करें तो गार्ड आते हैं, फ़ौरन मना कर देते हैं। एक बार मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन मना कर दिया, तो फिर मैंने कॉल काट दी। तो ये रूल्स होते हैं बैंक के जो हमें फॉलो करने होते हैं। अच्छा, अब आ जाओ सबसे पहली एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है। वर्क इन पेयर्स, तो अपने दोस्त के साथ या अपनी सहेली के साथ काम करिएगा, अकेले काम नहीं करिएगा। एंड डिड्यूस द मीनिंग ऑफ योर ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए एंड राइट देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इन कॉलम बी। तो जो कॉलम ए में वर्ड लिखे हुए हैं ना, उनके मीनिंग्स आपने कॉलम बी में लिखने हैं, ठीक है। हमने आपके लिए काम आसान कर दिया है, ये लिख दिए हैं। शेयर विथ योर पार्टनर वॉन्स यू हैव कम्प्लीटेड, तो जब आप ये काम कंप्लीट कर लें तो इनके मीनिंग्स अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, अगर आपको ये नोट्स बाय करने हैं पीडीएफ में तो इसकी फ़ीस है 150। इजी पैसा नंबर शुरू में आ रहा होगा, उसी पे आप पे कर दीजिएगा 150 और हमें बता दीजिएगा, हम आपको ये नोट्स दे देंगे। माशाल्लाह से इतने अच्छे नोट्स लिखे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा इसको पढ़ के जो है वो सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस नोट्स के अंदर तमाम MCQs सॉल्व हैं, तमाम क्वेश्चन आंसर सॉल्व हैं, तमाम एक्सरसाइजेज जो बुक में गिवन हैं वो सॉल्व हैं, तमाम ग्रामर सॉल्व है, और उसके अलावा समरीज अलग अलग दी हुई हैं हर चैप्टर की। तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त हैं। ये वाहिद नोट्स होंगे पूरे सिंध बोर्ड के मार्केट में जिसमें सब कुछ सॉल्व मिलेगा आपको। आप लोग एक बार लीजिएगा, सिर्फ 150 फ़ीस है इसकी, ठीक है। हमने फ़ीस कोई नहीं बढ़ाई है, 150 फ़ीस है। अच्छा, अब आ जाओ, तो ईजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पे कर देना। अच्छा, अब आ जाओ सोलेमनली। तो सबसे पहला वर्ड है आपके पास SOLEMNLY, सोलेमनली। तो इसका मतलब होता है इन अ सीरियस मैनर, यानी कोई इंसान बहुत संजीदा हो, मजाक वजाक नहीं कर रहा हो, बिल्कुल सीरियस हो जाए। जैसे किसी को अगर आप कोई गुस्से वाली बात कर दो तो वो सीरियस हो जाता है ना, बिल्कुल इसके वही चीज़ हो जाती है। टेरेबल, टेरेबल का आपको मतलब पता है, डरे हुए होना, कंफ्यूज होना, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है ड्रेडफुल, ठीक है, डरे हुए होना। डिटेक्टिव, अब डिटेक्टिव का क्या काम होता है, इन्वेस्टिगेशन करना, तो उसे इन्वेस्टिगेटर भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही लिखा है टीचर ने, इन्वेस्टिगेटर, यानी जो छानबीन करे, मालूमात हासिल करे किसी के बारे में, ठीक है। पुलिस डिटेक्टिव अलग होते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव अलग होते हैं। मिस्टीरियस, कहते हैं ना ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है, यानी ये बड़ी जो है वो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं पता है, ठीक है। ये बड़ी अजंबे में डालने वाली चीज़ है, ठीक है। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को मुश्किल हो समझना, जिस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही हो आपको बात, ठीक है। एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई, ठीक है, बात आप समझ गए। विस्पर्ड, अब विस्पर्ड का मतलब क्या होता है, आप बोलते हैं ना अभी नहीं करना, अभी टीचर देख रही है, ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के करके, ऐसे अभी नहीं करना, टीचर देख रही है, ऐसे, लेकिन फिर भी टीचर को आवाज़ चली जाती है आपकी, तो इसको कहते हैं विस्पर्ड, यानी कान में बात करना, या जो है वो मुंह में ही हल्के हल्के बिल्कुल बात करना, ठीक है, कान गोशी करना या कान में कहना। तो मर्मर, स्पीक स्लोली, ठीक है, बात समझ गए ना। देखो, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पूछी है, यानी वो मीनिंग जो चैप्टर में इस्तेमाल हुई है, वो भी मीनिंग नहीं जो आप कहीं से भी लिख लो, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, ये याद रखना हमेशा। पेनफुल, आपको पता है पेनफुल का मतलब होता है हर्ट, जो चीज़ दर्द पहुँचाए। अब सिर्फ दर्द पहुँचाने में वो नहीं है कि चोट लग गई, आपको कोई फिजिकल हर्ट हुआ है तो ही दर्द हो, नहीं, कभी कभार मेंटली भी आप हर्ट हो जाते हैं, मेंटली भी पेन हो जाता है, तो यहाँ पर वो है। एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अमेजिंग,
एस्टोनिश्ड का मतलब होता है किसी को अजंबे में डाल देना, यानी किसी को हैरान कर देना, और आपको सरप्राइज का मतलब भी पता है, यही होता है, तो इसीलिए हेलो विदाउट रियल सिग्निफिकेंट और वैल्यू। तो यहाँ पर हेलो का मतलब इन्होंने ये लिखा है कि जिसकी सिग्निफिकेंस हो, यानी जो अहम हो, जो है जिस चीज़ के बारे में आपको जानना हो, तो यहाँ पर ये वो मायने लिए। टेम्पर, आपको पता है ना, कहते हैं यार इस बंदे से बात नहीं करो, ये थोड़ा टेम्पर हो जाता है, यानी गुस्से में आ जाता है, जल्दी गुस्सा कर जाता है। अ पर्सन स्टेट ऑफ माइंड सीम इन टर्म ऑफ देयर बीइंग एंग्री और काम। ठीक है, समझ गए ना, कि बंदा परेशानी में आ जाए या गुस्से में आ जाए, मिजाज उसका जल्दी ख़राब हो जाए, तो उसे कहते हैं टेम्पर। राइवल, राइवल का मतलब जो होता है, कहते हैं ना यार ये मेरा राइवल है, यानी ये मेरा दुश्मन, ये मेरे अगेंस्ट काम करता है। और राइवलरी मैच में भी होती है, दो टीमों का मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान, तो दोनों टीम एक दूसरे की राइवल हो गई, यानी एक जीतने की कोशिश करेगी, दूसरे को हराने की। राइवलरी आपके पास एजुकेशन में भी आ गई है, पहले तो नहीं होती थी लेकिन अब आ गई है, कि एक कोचिंग दूसरे को हराने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरा पहले को हराने की, कि हमारे पास ज़्यादा बच्चे हैं, हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा है, हमारे टीचर ज़्यादा अच्छे हैं। और राइवलरी आपके पास बिज़नेस में भी होती है। बिज़नेस में तो राइवलरी रहती ही है, क्योंकि भाई हर कोई चाहता है कि उसका बिज़नेस बढ़े, तो जब हर कोई चाहेगा उसका बिज़नेस बढ़े तो किसी का तो कम होगा, जब भी उसका बिज़नेस बढ़ेगा ना, यानी ग्राहक जो है वो किसी और के पास, किसी और के पास आएंगे। ठीक है, समझ गए ना बात। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, ये बड़ा ज़बरदस्त ही एक्सरसाइज है, मैं बोलूँगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज दी गई है। अब आप कभी भी बैंक जाओगे ना, तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी समझने में कि ये क्लर्क है, इनका क्या काम है, ये मैनेजर है, इनका क्या काम है, ये सिक्योरिटी गार्ड है, इनका क्या काम है, ये जो है वो अकाउंटेंट है, इनका क्या काम है। अब आपको सब पता होगा कि मैनेजर क्या करता है बैंक में, अकाउंटेंट क्या करते हैं बैंक में। और आप जब भी बैंक जाएँ तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वहाँ पर शोर व शराबा ना करें और उनका जो इन्वायरमेंट है उसे ख़राब ना करें, क्योंकि बैंक में आपको पता है बहुत बड़ा बड़ा बिज़नेस हो रहा होता है, यानी बहुत बड़ी बड़ी लेन देन होती है, तो अगर आप शोर शराबा करेंगे तो सबका ध्यान आप पे जाएगा। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखें और कोशिश करें छोटे छोटे बच्चों को बैंक में लेके ना जाएं, क्योंकि फिर वहाँ मुश्किल होती है। मना तो नहीं है लेकिन ना लेके जाएं, ताकि फिर ऐसा ना हो ना गलती से आपसे पैसे गिनने में गलती ना हो जाए, या पैसे देने में गलती ना हो जाए, या कहीं लिखने लिखाने में गलती ना हो जाए, तो इसलिए बच्चों को छोटे को लेके ना जाएँ। वर्क इन पेयर्स, मैच द फॉलोइंग ब्लैंक रिलेटेड वर्ड बैंक रिलेटेड words of column A with their meaning given in column B and write answer in column C after you have completed. Share your work with your buddy यानी पार्टनर। अच्छा देखो, करना क्या है, कॉलम ए में आपको जो है वो बैंक रिलेटेड जो है वो वर्ड्स दिए हैं, बैंक से रिलेटेड वर्ड्स, यानी ये अल्फाजात बैंक में इस्तेमाल होते हैं। कॉलम बी में भी आपको जो है वो कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो कि इसके मायने हैं, यानी बैंकर और मैनेजर, इनका क्या मतलब होता है, इसके जो है वो मतलब दिए मैं आपको। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ए और बी को मिलाकर कॉलम सी में लिख देना है। तो ये काम हमने आपके लिए कर दिया, तो आप देख लेना, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, कॉलम बी में एफ में लिखा हुआ है आपके पास मैनेजर का मतलब। अब मैनेजर का जो वर्ड है वो कॉलम ए में लिखा हुआ है, बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर का सिंपल क्या काम होता है कि बैंक में जितना भी काम हो रहा है वो उसके ऊपर ध्यान रखेगा, मैनेजर है ना, वो चीज़ों को मैनेज करेगा, तो बैंक मैनेजर। वन हु हैज़, अच्छा ये एफ में लिखा हुआ था कॉलम बी में, तो हम जो है वो उसे ए के सामने ले आए हैं, तो वन का एफ है, यानी कॉलम ए में वन और कॉलम बी से एफ, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, इनके आपस में मीनिंग सेम है। वन हु हैज़ कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज इन द बैंक। अब मैनेजर सब कुछ कंट्रोल करेगा। मैनेजर कहे कि भाई किसी अकाउंटेंट को आपने ये काम करना है, तो उस अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है, उसने ये करना है। जो मैनेजर बैंक में कहेंगे वो होगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है बैंक की, बैंक को चलाना। दो तरह के मैनेजर होते हैं बैंक में, कहीं पर आपको ब्रांच मैनेजर मिलेंगे, कहीं पर आपको जो है वो सिर्फ मैनेजर मिलेंगे। तो ये मैं तो बड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि ये मैनेजर और ब्रांच मैनेजर में क्या फ़र्क है। तो फिर ये समझ में आती है बात कि ब्रांच मैनेजर वो जो सिर्फ ब्रांच का मैनेजर हो, और मैनेजर ये एक जनरल टर्म है, किसी भी चीज़ का मैनेजर हो सकता है, पूरे बैंक का मैनेजर हो सकता है, पूरे बैंक के सिस्टम का भी मैनेजर हो सकता है, तो वो अलग अलग होता है। लेकिन ज़्यादातर आप सुनेंगे ब्रांच मैनेजर, ठीक है, या बैंक मैनेजर, तो यहाँ बैंक मैनेजर का बड़ा इस्तेमाल हुआ है। अकाउंटेंट तो बस अकाउंटेंट ही सिंपल कहेंगे हम, वो जो पैसे को लेन देन करे, ऑडिट करे, चीज़ों को नोट करे, अपने पास लिखे, चेक वगैरह करे, तो ये अकाउंटेंट का काम होता है। ये ई में लिखा हुआ था बी में, लेकिन हम उसे ऊपर ले आए हैं, तो वन हु मेंटेन ऑडिट बिजनेस अकाउंट, ठीक है, तो वो जो अकाउंट्स जो हों उनको हैंडल कर रहा हो, पैसे की लेन देन कर रहा हो, क्योंकि मैनेजर आपको पैसे निकाल के नहीं देते, आपको अकाउंटेंट ही पैसे निकाल के देते हैं।
ठीक है, तो 2 का ई हो गया आपके पास। अच्छा, क्लर्क, क्लर्क का काम क्या होता है? वन हु मेंटेन ऑल राइट एंड रिकॉर्ड, वो जो तमाम रिकॉर्ड को लिख रहा हो, जो भी बैंक में काम हो रहा हो उसको लिखा जा रहा हो, क्योंकि आपको पता है बैंक में जितना भी काम होता है उसको लिखा जाता है, उसको देखा जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना आ जाए, और फिर बाद में इसका ऑडिट भी हो रहा होता है। ठीक है। चेक, चेक का मतलब तो सिंपल पता है भाई, आप लिख कर दो और पैसे मिल जाएं आपको। राइट एन ऑर्डर डायरेक्ट अ बैंक टू पे मनी, आप चेक लिखते हो तो वो आपको पे कर देते हैं मनी, ये एक राइट एन ऑर्डर होता है। यानी आप एक कागज़ पर, एक ख़ास किस्म के कागज़ पर, हर कागज़ पे नहीं, एक ख़ास किस्म के चेक बुक पर आप ये लिखते हो, अमाउंट लिखते हो, अपना नाम वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर, फिर आपको पैसा मिल जाता है आपका। तो 4 का जी। अच्छा, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है या तो पैसे देना या तो पैसे लेना। कहते हैं ना मैंने ट्रांजैक्शन करा दिए, वो कहते हैं मैंने आपके में ट्रांजैक्शन करा दिए, तो समझ गया ना बात। डीलिंग एंड एक्सचेंज, ठीक है, समझ गया ना। G5 का सी। डिपॉजिट, सिंपल, कहीं जमा कराना। यहाँ पर डिपॉजिट, बैंक में क्या डिपॉजिट करते हो आप? पैसे या ज्वेलरी या अपने कागजात और कीमती चीज़ें। तो अब टू पुट मनी इन द अकाउंट या टू पुट प्रीशियस थिंग इन द अकाउंट, ये भी हो सकता है, लेकिन मनी का इस्तेमाल होगा क्योंकि बैंक से मुराद मनी ही होता है। ठीक है, पैसों का लेन देन हो रहा होता है। 6 का बी। चेक द बुक, सॉरी, चेक बुक या चेक द बुक एक ही बात है। अ स्मॉल बुक हैविंग चेक टू ड्रॉ मनी, एक ऐसी बुक जो आपको दी जाए जब आप पैसे निकालना चाहे तो उस पर अमाउंट लिखें और आपको पैसे मिल जाए आपका। 7 का डी। ठीक है भाई, चलो समझ में आ गई ना बात। अच्छा, अब आ जाओ ज़रा MCQs कहाँ रह गए आप लोग। तो ये मेरे से ना बड़ी गलती होती है, मैं नंबरिंग नहीं करता, कराता रहता हूँ, नंबरिंग नहीं करता। ठीक है, अब MCQs वाली एक्सरसाइज पर आ गए। द राइटर विजिट द बैंक, राइटर का जो बैंक का विजिट था वो कितनी टाइम था? यानी पहली बार विजिट कर रहे थे, दूसरी बार या तीसरी बार? बिल्कुल सही, पहली बार विजिट कर रहे थे, फर्स्ट विजिट था। तो भाई फर्स्ट विजिट में तो इंसान कंफ्यूज ही होता है ना, फर्स्ट टाइम है, विजिट नहीं। ठीक है, फर्स्ट टाइम। द राइटर सैलरी वॉज रेज टू अ मंथ, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि राइटर जो हैं उनकी सैलरी कितनी बड़ी थी, पर मंथ के हिसाब से कितना का इंक्रीमेंट आया था। यानी फॉर एग्जांपल पहले उनकी सैलरी थी 5,000, बढ़ के कितनी हो गई थी? बिल्कुल सही, 5,050। ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर 50 रुपये बढ़ाने का क्या फ़ायदा? तो ये 50 रुपये नहीं है, ये $50 है। ठीक है, और अभी आपको डॉलर का कन्वर्जन रेट नीचे पढ़ाया जाएगा कि कितना ज़्यादा है। डैश प्रिस्यूम द राइटर टू बी डिटेक्टिव, किसको लगा था बैंक में कि ये एक डिटेक्टिव है? वो कौन सा शख्स था या वो कौन से डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ इंसान था जिसको लगा था कि ये जो राइटर है ये कोई ख़ास इंसान है? हाँ बिल्कुल सही, मैनेजर। तो मैनेजर का काम ही ये होता है भाई, ध्यान रखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कहीं बैंक का निज़ाम अच्छा चलता रहे। ठीक है, और फिर रिवॉर्ड भी मिलते हैं जब अच्छा निज़ाम चलाया जाता है। तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो बैंक मैनेजर और बैंक में काम करने के ख्वाहिशमंद होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो इंग्लिश के लेक्चर है मुझे पता है आर्ट्स के बच्चे भी देखते हैं, कॉमर्स के और बीकॉम के, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल, सबके देखते हैं। द राइटर फर्स्ट मीट द डैश इन द बैंक, राइटर जब बैंक में गए तो उनकी सबसे पहले मुलाकात किससे हुई? बिल्कुल सही, अकाउंटेंट। ठीक है, हमारे अकाउंटेंट भाई साहब से हुई। देखो ये TANT लिखा है मैंने, मैं मिला के लिख रहा हूँ थोड़ा सा ना, अब हम बड़े लेवल पे आ गए तो अब हम इस तरह से करेंगे। द राइटर हैड डैश डॉलर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, राइटर के पास कितने पैसे थे जब वो बैंक अकाउंट खुलवाने गया? आप भी जाते होंगे ना बैंक अकाउंट खुलवाने, तो आप लोग 1,000 2,000 या 10-15 हज़ार रुपये लग के लेके जाते होंगे, थोड़ा भरम तो पड़े बैंक में। तो फिर अब जब बैंक जाते हैं तो पता चलता है यार ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। तो राइटर में तो पहली बार जब बैंक अकाउंट खुलवाने गया था तो 1,500 रुपये रख के लेके गया था, जिसमें 1,000 रुपये डिपॉजिट कराए थे। हाँ बिल्कुल सही, तो 56। ठीक है, $56 जो है, देखो $50 का तो इंक्रीमेंट आया था ना। अब आप बैंक जाओगे तो थोड़े पैसे तो ऊपर रख के लेके जाओगे ना अपने खर्चों के लिए और आने जाने के लिए और पेट्रोल वगैरह के लिए, तो थोड़े से ज़्यादा पैसे आपकी जेब में होंगे। तो 50 तो वो हो गए जो उनका इंक्रीमेंट था और 6 एक्स्ट्रा थे, ताकि वो कहीं नई जगह जा रहे हैं ना, कोई खर्चा वर्चा पड़ जाए तो हो तो पैसे जेब में। मिस्टर मॉन्टगोमरी वॉज अ एन, मिस्टर मॉन्टगोमरी कौन थे? बिल्कुल सही, अकाउंटेंट थे वो, एक अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्या करते हैं, आपने ऊपर पढ़ लिया कि वो ऑडिट करते हैं, चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कितना पैसा आया, कितना पैसा हमने दिया, कितना पैसा गया।
इस काम को वो देखते हैं। द डैश ऑफ द ऑथर मेड द मैनेजर थिंक ही वॉज अ डिटेक्टिव। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस चीज़ ने मैनेजर को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये कोई डिटेक्टिव है। अब आप फॉर एग्जांपल आप आओ कहीं पर स्कूल में आओ और आप स्कूल को ऐसे देखो जैसे पहली बार आए हो, तो शक तो होगा ना लोगों को कि शायद ये कोई डिटेक्टिव हैं या शायद ये कोई एजेंसी का इंसान है। एजेंसी से मुराद ये कोई पुलिस वाले हैं या कोई ऐसे हैं जो कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं, है ना, होगा ना। तो बिल्कुल वही बात है कि भाई वो जब बैंक में आए थे तो वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे तो जिससे लग रहा था कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। तो मिस्टीरियस मैनर, उनका जो मिजाज था वो ऐसा नहीं था जैसा आम लोगों का बैंक में आने के बाद होता है। अब क्यों? क्योंकि भाई वो डरे हुए थे। अब इंसान जब डरा हुआ हो तो उसे तो पता ही नहीं होता वो कर क्या रहा है। तो कहते हैं ना, जब आप डरे में हो या घबराए में हो तो खामोशी इख्तियार करें ताकि आपके मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। ठीक है। यहाँ पर द ऑथर रूट $56 इंस्टीड ऑफ $6 ड्यू टू। ऑथर ने, आपको पता है, $5 निकालने थे। द ऑथर रूट 56। तो बाकी जो है हम नमाज के बाद करते हैं। तो अब हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं काम। ये मैनेजर का जो एम है ना वो छोटा कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें भी तो स्मॉल में लिखी ना। ये मैनेजर का, ये अकाउंटेंट का मेरा भी ध्यान पड़ा तो मैंने कहा इसको सही करूँ ज़रा, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और ग्रामर की मिस्टेक करेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं ना। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम इस पे थे ना कि ऑथर ने $56 क्यों लिखा $6 के बजाय। बिल्कुल सही बात, वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, परेशान थे। तो पर वो कहते हैं ना, परेशानी में गलतियाँ होती हैं, तो बस वही हो गया। अच्छा, आगे। द टैक्स माई बैंक अकाउंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टेल। अच्छा, ये जो किस टेल की एग्जाम्पल है, मतलब किस तरह की कहानी है, किस तरह की। तो पढ़कर हंसी आई होगी, देखो मैं भी हंस रहा हूँ, आप लोग भी हंस रहे हो ना, तो समझ जाओ बात। अब रूमर की बात हो रही है यहाँ पर, हंसी मजाक की कहानी है ये, ठीक है। रूमर्स इस तरह की कहानियाँ जो है ना वो इंसान को थोड़ा सा रिलैक्स करती हैं, खुश होता है वो पढ़कर। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द बैंक द राइटर पुट हिज सेविंग इन। अच्छा, बैंक से आ जाने के बाद राइटर ने अपनी सेविंग कहाँ पर रखी? बिल्कुल सही, सॉक यानी मोज़ा, है ना, समझ गए ना मेरे भाई। चलो, तो अब ये हमारा हो गया माशाल्लाह से कंप्लीट। MCQ से मैंने आपको अच्छी तरह करा दिए। हाँ, तो इनमें से ही MCQ पेपर में भी आ जाएंगे, तो ज़रूर तैयारी करना। तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आगे हमने सही किया, गलत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं अपना, मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हम अपना करते हैं 4 वाली एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज इसकी ना बहुत छोटी छोटी हैं, इसमें 2 यूनिट ज़्यादा हैं 9 और 10th के मुकाबले में, लेकिन बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं इसके अंदर। कहा जाता है वर्क इन पेयर, फिर अपने दोस्त के साथ काम कीजिए या अपनी सहेली के साथ। रीड द टेक्स्ट अगेन केयरफुल्ली एंड राइट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ स्टोरी आफ्टर कंप्लीटिंग। शेयर योर वर्क विथ योर पार्टनर। वर्क इन पेयर्स, अच्छा, पेयर में भी काम करना है और फिर पार्टनर के साथ भी शेयर करना है, समझ गए ना बात। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो इवेंट्स हैं ना उन्होंने आगे पीछे लिख दिए हैं, यानी पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। फॉर एग्जांपल, पहले ईद आती है, उसके बाद बकरा ईद आती है, उसके बाद मुहर्रम आता है, उसके बाद फिर रबी अव्वल, है ना, ऐसे इवेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर उन जो बैंक में इवेंट हुए थे उन्हें आगे पीछे करके लिख दिया गया है। तो आपने अब उसे तरतीब में लिखना है कि पहले क्या इवेंट हुआ था बैंक में, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। इवेंट से मुराद क्या क्या वाक़ियात हुए थे, इवेंट से मुराद यहाँ सेलिब्रेशन नहीं है, ठीक है। आपको पता है जब ईद आती है तो कितनी ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है, कितनी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं चारों तरफ। तो फर्स्टली, सबसे पहले क्या हुआ? द राइटर इंटर द बैंक टू ओपन एन अकाउंट। सबसे पहले राइटर बैंक में दाखिल हुए अकाउंट खुलवाने के लिए। अब तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन खुलवा सकते हो अकाउंट। सेकेंडली, ही मीट द अकाउंटेंट एंड आस्क फॉर द मैनेजर। वो अकाउंटेंट से मिले और मैनेजर से मिलने का कहा, है ना। आफ्टर डैट, उसके बाद, ही सीज द मैनेजर अलोन एंड टेल हिम डैट ही वांट टू ओपन एन अकाउंट। तो वो मैनेजर से अकेले में मिले और उन्होंने कहा कि उन्हें उनसे अकाउंट खुलवाना है बैंक में, ठीक है। वो बाकी सारी बातें हट गई हैं, लेकिन यहाँ मेन बात हो रही है। देन फिर क्या हुआ? ही मीट अगेन विद द अकाउंटेंट हु सेंड हिम टू द क्लर्क। अच्छा, फिर वो दोबारा अकाउंटेंट से मिले और अकाउंटेंट ने उन्हें क्लर्क के पास भेज दिया, यानी मैनेजर ने अकाउंटेंट के पास, अकाउंटेंट ने क्लर्क के पास, और ऐसा ही होता है। लेटर, उसके बाद ही गेट्स अ फॉर्म, उनको फॉर्म मिला
फिल इट एंड ओपन एंड विदड्रॉ ऑल हिज मनी, उनको उनका फॉर्म मिला जो उन्होंने भरा और फिर अपने सारे पैसे दोबारा निकलवा लिए। फाइनली ही री ओपन एंड लीव द बैंक। अच्छा, री ओपन से मुराद है गेट, उन्होंने दोबारा गेट खोला और बैंक को बाहर निकल गए। 2 बार गेट खोला ना, एक बार जब आए और एक बार जब गए। अब ये क्वेश्चन आंसर से मैंने कहा ना, क्वेश्चन आंसर्स में आपको सेपरेट वीडियो में शुरू में बता दिया था, मैंने ऐसा नहीं किया कि आखिर में आके बताऊं, तो मैं उसका सेपरेट करा दूंगा, ठीक है। तो देखो भाई, ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाना। 1500 फीस है इसकी सालाना, साल में एक बार। अब आप बोलते होगे सर आप क्यों बार बार कहते हैं ग्रुप में ऐड होने का, ऐसी क्या वजह है? तो देखो वजह इसकी सिर्फ ये है कि ये जो नोट्स हैं, ये गेस्ट पेपर हैं, ये लेक्चर्स हैं, ये इक्विपमेंट हैं, ये सब चीज़ें ना लेके चलने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत होती है हमें। अब वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे सब आप लोग ही हमें पे करते हैं हमारे ग्रुप्स में, जिससे ही हम सिस्टम चलाते हैं। तो आप लोग अगर ग्रुप में ऐड होंगे तो हम ये सब कुछ अच्छी तरह चला पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ ग्रुप में ऐड होने का। फ़ीस 1,500 है, सालाना है। इसमें नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, उसके अलावा गेस्ट पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर का सॉल्व, एप्लीकेशन का PDF, ऐसे का PDF, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट मटेरियल, न्यूमेरिकल, सब ग्रुप में आपको मिलता रहेगा, और लेक्चर्स वगैरह और लाइव सेशंस भी होंगे, और टाइम टेबल भी शेयर करता रहता हूँ मैं ग्रुप में। तो ज़रूर ऐड होना, ठीक है, ग्रुप में। बाकी मैंने आपको बता दिया, अब आप ज़रूर ऐड होइएगा। ईजी पैसा नंबर वो शुरू में ही आ रहा है, उसी पे करिएगा और ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन आंसर इसके बाद वाली वीडियो में करते हैं, और आज ही अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, अभी रिकॉर्ड करूँगा। पहले ये जो MCQ का मतलब पहले ये करा देता हूँ। अच्छा, अब देखो एक्सरसाइज 5 स्किप हो गई, एक्सरसाइज 6 आ गई डायरेक्ट। वर्क इन ग्रुप्स, fill in the required information in the given application from one you have filled in, exchange in with your groups। अच्छा देखो, ये जो एक्सरसाइज है वो आपको खुद ही करनी होगी। अब आप बोलोगे सर बाकी तो करा देते हैं, ये क्यों खुद करनी है? देखो ये कोई एप्लीकेशन है जो कि आपको दी जाएगी, उसे आपने फिल करना है। इसको क्या एप्लीकेशन मिले ये तो हमें नहीं पता ना, तो इसीलिए वो एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, खुद से करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर टीचर ने लिख दिया है सेल्फ वर्क है, ये आपका खुद का काम है। अच्छा, लेकिन एक्सरसाइज 7 करा दी है हमने। अब तक सिर्फ ये एक ही एक्सरसाइज आई है, पीछे जितने भी चैप्टर पढ़े जो आपको हमने खुद करने को कहा है, लेकिन बाकी सब खुद करा रहे हैं हम। देयर आर मैनी एडवांटेजेस टू यूजिंग बैंक वर्क इन ग्रुप्स। फर्स्ट, कलेक्ट सम पॉइंट ऑन द टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ बैंक, देन प्रेजेंट दीज ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ या फ्रंट ऑफ द क्लास, इन फ्रंट ऑफ द क्लास। आपने क्या करना है, आपने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, और वो पॉइंट्स किस चीज़ पे कलेक्ट करने हैं कि बैंक अकाउंट यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं। समझ गए ना भाई, कोई मुश्किल बात नहीं करी कि बैंक अकाउंट यूज़ करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बताओ। अब उन पॉइंट्स को पूरी क्लास के सामने एक्सप्लेन करो आकर। देखो ये एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, करा करो। क्यों? क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में आकर भी बच्चे घबराते हैं दूसरे बच्चों के सामने बोलने से। आप अपनी बात करने से कैसे घबरा सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा गलती कर दोगे, लोग आप पे हंसेंगे, लेकिन आपको कुछ सीखने को तो मिलेगा। तो मुझे जब कभी मौका मिलता है क्लास के सामने खड़े होकर कहने का, तो मैं कभी नहीं घबराता हूँ, फ़ौरन कॉन्फिडेंटली क्लास के सामने आता हूँ और बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कहना है, मैंने अपनी बात रखनी है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई बहुत खूबसूरत हूँ या कोई बहुत चार्मिंग हूँ जब भी अपनी बात कर सकता हूँ। नहीं, बात अच्छी करेंगे, लोग आपको सुनेंगे, ठीक है। आपकी बात को सुन रहे हैं लोग, आपको तो देख रहे हैं, लेकिन बेसिक आपकी बात सुनने के लिए आपको वहाँ बुलाया गया है। तो अपनी बात करो। अब पॉइंट्स बताता हूँ। टू सेव द मनी फ्रॉम रॉबरी और स्टीलन। तो बैंक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है क्या होता है? बैंक अकाउंट का आपकी टेंशन ही ख़त्म हो जाती है कि आपके पैसे कहाँ पर होंगे, मतलब आपके पैसे के साथ क्या हो रहा होगा। बैंक में आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। जब चाहिए निकलवा लो, जब चाहिए रख दो, ठीक है। घर में रखोगे बड़ी बड़ी अमाउंट, लाखों करोड़ों, तो ये तो वैसे भी गलत है। इतनी बड़ी अमाउंट घर में नहीं रखते, इसे ब्लैक मनी कहते हैं, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी टाइप चीज़ हो जाती है ये। उसके बाद चोरी होने का सबसे बड़ा ख़तरा, आग वगैरह लग जाने का ख़तरा, चूहे हुए उतर देते हैं पैसा। तो बैंक अकाउंट सबसे सेफ जगह है। हाँ, वहाँ पर कुछ माहाना सालाना पैसे कट रहे हैं, लेकिन आपका पैसा सेफ है। जब आपको ज़रूरत होगी आप निकाल सकते हो। तो समझदार इंसान वही है जो अपना पैसा बैंक में रखे। बाकी अभी आप अपनी क्लास के सामने बताना बैंक में पैसा क्यों रखना चाहिए। टू इंक्रीज़ इट ऑन अ मंथली बेसिस। अब देखो ये जो बात लिखी हुई है ना कि पैसा मंथली बेसिस पे बढ़ता है, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, ठीक है। यानी हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारा पैसा मंथली बढ़े। आप इसको अच्छी तरह, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हो कि क्यों। हाँ, मंथली बेसिस पे पैसा बढ़ने से मुराद ये है कि आप हर महीने सेव कर रहे हो पैसा, हर महीने उसमें और पैसा जमा करते जा रहे हो। यानी आपके पास थे 10,000 रुपये बैंक में, आपने और 10,000 रुपये जमा करा दिए, तो इस तरह से मंथली बेसिस पे पैसा बढ़ रहा है। या इसका दूसरा और मतलब भी हो सकता है, ठीक है, वो आप कुछ समझ सकते हो।
मैं बात नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ पे। टू विड्रॉ इट ड्यूरिंग द रिक्वायर्ड टाइम, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब कभी ज़रूरत हो आपने फ़ौरन पैसा निकलवा लिया। और ऐसा हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रात में ज़रूरत पड़ी तो आप ATM से फ़ौरन जाके पैसे निकलवा लो। अगर बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 लाख, आई थिंक 2 लाख रुपए तक इस टाइम पर, तो आप निकाल सकते हो अपने ATM से अगर ATM में कैश है तो। लेकिन अब 4-5-10 लाख रुपए चाहिए, आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, इमरजेंसी आ गई है, तो आप सुबह निकलवा सकते हो अर्जेंट बेसिस पे, और वो निकाल देते हैं आपके पैसे। ठीक है, तो बड़ा ये फ़ायदा हो जाता है बैंक में ना, और सेफ़ है, आपकी मनी सेफ़ है, आप टेंशन से फ्री हो कि भाई मेरे पैसे का क्या हो रहा होगा, आपको पता है आपका पैसा सेफ़ है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने बताई। यहाँ हमारा काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो अब माशाल्लाह से हम करेंगे अपना काम, कौन सा वाला, क्वेश्चन आंसर्स का, तो वो इसके बाद करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। वो वीडियो भी ज़रूर सर्च करके देख लेना, क्वेश्चन आंसर्स वाली। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो सेपरेटली इसलिए अपलोड कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। अक्सर मैं क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस के साथ ही करा देता था, तो बच्चों को मुश्किल होती थी, वो समझ नहीं पाते थे कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं या नहीं। तो अब सेपरेटली करा देता हूँ तो उनको टेंशन नहीं होती और आप लोगों के लिए आसान हो जाता है काम। तो मैं वो हर काम करता हूँ जिससे आपके लिए आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे बहुत बहुत याद रखना।